WWE रॉयल रंबल मैच में कोई भी रेसलर एक बार ही एंट्री कर सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि WWE में एक ऐसा रेसलर भी है जिसने एक ही रॉयल रंबल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार एंट्री की है। और वो रेसलर है मिक फोली, जो कि 1998 की रॉयल रंबल में 3 बार एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले वो कैक्टस जैक बनकर आते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार मैनकाइंड बनकर। इस बार डस्टिन रोड्स के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं। बंदा यहाँ भी नहीं रुकता और फिर 28 नंबर पर दोबारा एंट्री करता है डूड लव बन के, लेकिन बंदा 3 बार एंट्री करने के बाद भी रॉयल नंबर नहीं जीतता और फारूक के हाथों एलिमिनेट हो जाता है। क्या आपको पता है कि WWE के टैग टीम मैच में सारे अच्छे कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे ही क्यों होते हैं? ये इस वजह से नहीं होते कि उनको ये साइड बहुत ज्यादा पसंद है। ये इसलिए होते हैं कि व्यूवर्स उनके इमोशन देख सके उनके चेहरे पर, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का तरीका है किसी के साथ भी बेटर कनेक्शन बनाने का, क्योंकि हमें उनके एक्सप्रेशन नजर आते हैं और हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा रेसलर अच्छा है और कौन सा रेसलर बुरा है। क्या आपको पता है कि जेफ हार्डी अपने पहले मैच के बाद ही WWE से क्विट करने लगे थे? ये बात है 1994 की, जब जेफ हार्डी डेब्यू करते हैं राजोर रेमन के अगेंस्ट। इस मैच में राजोर रेमन जेफ हार्डी को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि जेफ हार्डी हार मान जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इनका एक और मैच होता है 1, 2, 3 किड के साथ, जिसको हम एक्स पैक के नाम से भी जानते हैं। इस मैच के बाद जेफ हार्डी अपना इरादा बदल लेते हैं और WWE में रहने का सोचते हैं और आगे जाकर वो एक डेकोरेटेड WWE चैंपियन भी बन जाते हैं। क्या WCW बेहतर थी WWE से? 1999 में हमें WWE में एक बहुत बुरी खबर मिलती है, जब ओवन हार्ट 72 फीट से सीधा रिंग में गिरते हैं उनकी रस्सी सही से कनेक्ट ना होने की वजह से। लेकिन ऐसा ही एक इंसिडेंट 1997 में स्टिंग के साथ भी होते होते बचता है। स्टिंग भी रस्सियों के जरिए ही नीचे आते थे, तो वो एक दफा जंप मारने के लिए रेडी होते हैं, तभी उनको एक मेंबर बताता है कि स्टिंग की रस्सी कनेक्ट नहीं है और पूरी तसल्ली से उसको चेक करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टिंग रिंग के अंदर अपनी जंप मारते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि WCW की सेफ्टी WWE से काफी ज्यादा बेहतर थी। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि WWE में एक रेसलर ने मर कर दोबारा जिंदा होकर एक ही दिन में मैच भी रेसल किया है? इस रेसलर का नाम था सैंडमैन। एक दिन सैंडमैन एक मैच रेसल करने के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही वो बेहोश हो जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि सैंडमैन ने नेल्बोफिन इंजेक्शन की ओवरडोज ले ली थी। इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उनको इमरजेंसी में एड्रेनालिन की डोज लगाई जाती है उनके दिल पर, जिसकी वजह से वो दोबारा होश में आ जाते हैं और उसी रात को फिर वो मैच भी रेसल करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी भी इस रेसलर से नवंबर में फाइट मत करना। इस रेसलर का नाम है मिस्टर कैनेडी। तो बात है 8 नवंबर 2005 की, जहां एडी गुरेरो एक मैच रेसल करते हैं अगेंस्ट मिस्टर कैनेडी। ठीक इसके 5 दिन बाद एडी गुरेरो को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाते हैं। फिर इससे 4 साल बाद 28 नवंबर 2009 में उमागा का मैच होता है मिस्टर कैनेडी के साथ, और इससे 6 दिन बाद उमागा की डेथ हो जाती है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। और इससे भी ज्यादा क्रीपी बात ये थी कि उमागा का रियल नेम भी एडी गुरेरो था। तो क्या ये मंथपन होती है या ये रेसलर बन होती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। कैसे की हल्क होगन ने WWE चैंपियनशिप की बेइज्जती? ये बात है रेसलमेनिया 9 की, जब हल्क होगन न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं और उन्हें एक टूर पर जापान जाना पड़ता है। और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्क होगन कहते हैं कि WWE चैंपियनशिप तो एक खिलौना है, असल चैंपियनशिप तो ग्रेट म्यूटा के पास है, जो कि है IWGP चैंपियनशिप। It's just a toy. It's like a trinket on a Christmas tree, like an ornament. The belt that I want is the one that the great Muta has, the IWGP belt. ये बात WWE को अच्छी नहीं लगती और 1 महीने बाद ही जब हल्क होगन वापस आते हैं तो वो अपना WWE टाइटल योकोजुना को हार जाते हैं। और तो एक WWE रेसलर को उनकी मर्चेंडाइज सेल होने पर कितने पैसे मिलते हैं? आइए जानते हैं। तो जब कोई मर्चेंडाइज सेल होती है तो WWE रेसलर को उनका 25% मिलता है, लेकिन ये 25% प्रॉफिट में से मिलता है, टोटल सेल में से नहीं। फॉर्मर WWE रेसलर रायबैक बताते हैं कि अगर एक $30 की शर्ट सेल होगी तो उसका $1 रेसलर को मिलेगा, और अगर वो 1 से ज्यादा रेसलर हैं तो वो 25% भी उनमें डिवाइड होगा। बड़े WWE स्टार तो अपने हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन छोटे स्टार्स को इन पर ही गुजारा करना पड़ता है। और WWE के गोट जॉन सीना आज हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जॉन सीना के एक्टिंग कैरियर के पीछे रॉक का हाथ? जॉन सीना बताते हैं कि 2014 में उनको एक मूवी ट्रेन व्रेक में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा रोल नहीं किया होता। तभी वो रॉक को कॉल करते हैं एडवाइस लेने के लिए, जहाँ रॉक जॉन सीना को ये कहकर हौसला देते हैं कि अगर डायरेक्टर ने इस रोल के लिए तुम्हें चुना है तो कोई ना कोई बात होगी तुम में। ये सुनकर जॉन सीना को बहुत ज्यादा हौसला हो जाता है और फिर उसके बाद जॉन सीना ने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप WWE के मेल रोस्टर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सब रेसलर के चेस्ट पर बाल नहीं होते, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। पहली वजह है मसल डेफिनेशन, यानी रेसलर इतना हार्ड वर्क करके बॉडी बनाते हैं लेकिन बालों की वजह से वो छुप जाती है, लेकिन जब वो हेयर शेव करते हैं तो बहुत कमाल की बॉडी नजर आती है। दूसरी वजह है सेफ्टी। जब रेसलर्स की बॉडी पर बाल होते हैं तो उनके जख्मी होने के चांसेस
बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि रेसलर्स एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हेयर आने से स्मेल बहुत ज्यादा आती है जो कि ओपोनेंट रेसलर को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। इसलिए WWE के सारे रेसलर अपनी बॉडी के हेयर्स को शेव करते हैं। जॉन सीना पे करते हैं पैसे WWE को, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। चाहे जॉन सीना का रियल नेम जॉन सीना ही है, लेकिन फिर भी उसके कॉपीराइट्स WWE के पास ही हैं, जिसका मतलब है कि अगर जॉन सीना किसी भी मूवी में अपना नेम यूज करेंगे तो उन्हें WWE को इसमें से कुछ प्रॉफिट देना होगा। और जॉन सीना को इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि WWE की वजह से ही तो वो इतने बड़े स्टार बने हैं। जैसे एक कैमरामैन की वजह से रेसलर को करना पड़ा अपना नेम चेंज। WWE में एक कैमरामैन है स्टू नाम के, जिसके बारे में आपने जॉन सीना से ये सुना होगा। ये कैमरामैन WWE में 90s के दौर से हैं और WWE की टीम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरी तरफ वेड बैरेट रेसलर है जिनका रियल नेम भी स्टू है। स्टू कैमरामैन जो कि एक ओल्ड एम्प्लॉय है और सब उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए वेड बैरेट को उनके रियल नाम से बुलाना WWE में अलाउड नहीं है। क्या आपको पता है कि रोमन रेंस की फैमिली NOI फैमिली WWE की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फैमिली है, क्योंकि NOI फैमिली ने टोटल 40 रेसलमेनिया में से 16 रेसलमेनियाज को मेन इवेंट किया है। सबसे पहले योकोजुना जिन्होंने रेसलमेनिया 9 और रेसलमेनिया 10 को मेन इवेंट किया है। फिर आते हैं बुल द रॉक जिन्होंने रेसलमेनिया 15, रेसलमेनिया 16, रेसलमेनिया 17, रेसलमेनिया 28, रेसलमेनिया 29 और रेसलमेनिया 40 की 9-1 को मेन इवेंट किया है। फिर आते हैं द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जिन्होंने रेसलमेनिया 31, रेसलमेनिया 32, रेसलमेनिया 33, 37, 38, 39 और 40 को मेन इवेंट किया है। उसके बाद ओसोस ने भी रेसलमेनिया 39 की फर्स्ट नाइट को मेन इवेंट किया है। तो इस तरह NOI फैमिली WWE की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फैमिली है। क्या आपको पता है कि WWE में जितने भी ब्लैक रेसलर चैंपियन बने हैं वो सब अपना टाइटल ब्रॉक लेसनर को हारे हैं। सबसे पहले 2002 में ब्रॉक लेसनर ने फर्स्ट ब्लैक WWE चैंपियन द रॉक को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। फिर 2019 में वो कोफी किंगस्टन को 7 सेकंड में हराते हैं जो कि ब्लैक चैंपियन होते हैं। फिर जनवरी 2022 में ब्रॉक लेसनर फोर्थ WWE चैंपियन बिग ई को हराकर बनते हैं WWE चैंपियन। फिर एक महीने बाद ही ब्रॉक लेसनर तीसरे ब्लैक WWE चैंपियन बॉबी लैशले और 4 और रेसलर्स को एलिमिनेशन चैम्बर में हराकर बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। तो इसका मतलब है कि ब्रॉक लेसनर ब्लैक WWE चैंपियंस के लिए एक नाइटमेयर है। ट्रिपल एच अपने एंट्रेंस के दौरान मुंह से पानी क्यों फेंकते हैं, आइए जानते हैं। जब ट्रिपल एच ने 1995 में WWE में अपना डेब्यू किया तब फैंस कहते थे कि ट्रिपल एच कभी भी बड़ा स्टार नहीं बन पाएंगे और कभी भी WWE चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। 4 साल बाद ट्रिपल एच ने सबको गलत साबित किया जब वो मैनकाइंड को हराकर फर्स्ट टाइम WWE चैंपियन बन जाते हैं। इस विक्ट्री के बाद ट्रिपल एच बेल्ट को हाथ में पकड़कर फैंस पे पानी फेंकते थे उन सबको चढ़ाने के लिए। इस मूव को फैंस से बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन मिला और तब से ट्रिपल एच ने इसको अपना एक सिग्नेचर मूव बना लिया। चाहे वो हील कैरेक्टर हो या वो फेस कैरेक्टर हो, पानी वो जरूर फेंकते। क्या आपको पता है कि WWE में हर बेल्ट के 2 या 3 वर्जन होते हैं। हर बेल्ट का एक वर्जन यूज होता है टीवी में दिखाने के लिए, ये सिर्फ यूज होता है रेसलिंग रिंग में और मैचेस में। और हर बेल्ट का एक दूसरा वर्जन भी होता है जिसको चैंपियन अपने साथ हमेशा रखता है जहाँ भी उसको जाना होता है, जैसे कि किसी इंटरव्यू में जाना, ऑटोग्राफ साइन करना, मीडिया अपीयरेंस वगैरह। और कुछ बेल्ट का एक थर्ड वर्जन भी होता है जो कि WWE के हेडक्वार्टर्स में पड़ा है। ये बेल्ट सिर्फ यूज होती है फोटो शूट्स के लिए और मीडिया के लिए। एक से ज्यादा बेल्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अगर एक बेल्ट गुम हो जाए तो हमेशा पीछे बैकअप में एक बेल्ट पड़ी हो। जैसे WWE के एक गलत डिसीजन से हुआ WWE को करोड़ों का नुकसान। ये बात है 2013 की, जब बटिस्टा WWE से चले जाते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी की शूटिंग के लिए। लेकिन फिर 2014 में वो वापस आने का सोचते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फिल्म करके आए थे और बटिस्टा के इसके बाद रिटर्न करने से WWE को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बटिस्टा ये ऑफर ट्रिपल एच को देते हैं तो ट्रिपल एच बटिस्टा का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये फिल्म तो चलेगी ही नहीं और बटिस्टा का आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ना सिर्फ कामयाब होती है बल्कि ये पूरे बॉक्स ऑफिस पर $770 मिलियन भी कमा लेती है। कैसे एक बैंक रॉबरी ने बदल दिया बॉबी लैशले का करियर। ये बात है 2003 की, जब बॉबी लैशले एक बैंक में होते हैं तभी वहाँ पर चोर आ जाते हैं रॉबरी के लिए और इसी हलचल में बॉबी लैशले के पांव पर एक गोली लग जाती है। तब बॉबी लैशले ओलंपिक्स में रेसलिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस इंजरी की वजह से बॉबी लैशले के सारे ख्वाब टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही बॉबी लैशले इंजरी से रिकवरी करते हैं WWE उनके पास जाती है और उन्हें WWE में काम करने की ऑफर देती है, जिसे बॉबी लैशले एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद 18 साल बाद वो WWE में मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं।
आज हम सब कोडी रोड्स को दी अमेरिकन नाइटमेयर के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि असली अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के भाई डस्टिन रोड्स थे। वो WCW में ये कैरेक्टर यूज किया करते थे, लेकिन फिर WWE ने WCW को खरीद लिया, तो ये कैरेक्टर भी उसी टाइम खत्म हो गया और डस्टिन रोड्स गोल्ड डस्ट बन गए। फिर कोडी रोड्स ने अपने भाई से दी अमेरिकन नाइटमेयर के सारे राइट्स मांग लिए और डस्टिन रोड्स ने दे दिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोडी रोड्स कैसे अपनी फैमिली की लेगेसी को जिंदा रखने के लिए मेहनत करते हैं। और शील्ड एक ऐसी टीम जिसको देखकर WWE का हर फैन पागल हो जाता है। क्या आपको पता है कि असल में ये तीनों बंदे शील्ड में होने ही नहीं थे। असल में शील्ड के जो रियल बंदे WWE ने सेलेक्ट किए थे वो थे डैनियल ब्रायन, बिग शो और CM पंक। WWE चाहती थी कि CM पंक के लिए कुछ प्रोटेक्टर्स हों जो कि CM पंक की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि तब CM पंक को एक डरपोक और भगोड़ा रेसलर दिखाया जाता था। लेकिन CM पंक को ये आइडिया नहीं पसंद आया और पंक ने ये तीनों नाम सजेस्ट किए। लेकिन फिर बाद में जाकर हमें स्टोरी लाइन के अंदर पता चलता है कि CM पंक और पॉल हेमन शील्ड को पैसे देते हैं CM पंक की चैंपियनशिप की रेन को बचाने के लिए।